नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में तेजस्वी यादव को अब आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में लालू यादव और राबड़ी देवी का भी नाम लिखा है। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, तो लालू परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की चार्जशीट दायर कर दी गई है और चार्जशीट में तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है। और चलिए हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं और चुनावी साल में वादों घोषणाओं का ऐलान पूरे सुरूर पर है। कांग्रेस हो या फिर हो बीजेपी, दोनों की ओर से ही घोषणाएं लगातार हो रही है और वादों की गारंटी दी जा रही है। ऐसे में पब्लिक किसके वादों पर भरोसा करेगी, किसकी घोषणाओं पर पब्लिक को होगा यकीन, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में जी फैक्टर की एंट्री। मोदी के दौरे के बाद तेज हुआ जी फैक्टर। सियासी दल जनता को दे रहे हैं गारंटी। चुनावी दंगल में किस गारंटी का होगा असर? मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में मध्य प्रदेश की सियासत में जी फैक्टर यानी गारंटी की एंट्री हो गई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके खुद भी जनता को गारंटी देने की बात करते हैं। पीएम मोदी के दौरे से ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनावी महासमर का आगाज कर दिया। प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता को लुभाने के लिए गारंटी दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का कहना है कि कांग्रेस की गारंटी के जवाब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही जवाब दे दिया है। कांग्रेस ने आम जनता के हक और अधिकार 15 महीने की सरकार में छीनने की कोशिश की। विपक्ष के कई राजनीतिक दल जनता को भरमाने के लिए तरह तरह की गारंटियां दे रहे हैं, जैसा लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में ही कहा है, यह दल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गारंटी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। और आज आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखिए, प्रधानमंत्री ने शहडोल में क्या कहा था कि हमने अपनी जो भी गारंटियां थी, जो भी जनता से वादे थे, उनको पूरा करके दिखाए। आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हमारी योजनाओं की 100% डिलीवरी है। 1 रुपया बीच में कहीं बिचौलियों को खाने के लिए नहीं दिया जाता है कि उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहे। उसके विपरीत अन्य राजनीतिक दलों का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार का। हर राजनीतिक पार्टी के ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में काम किया है, बगैर किसी घोटाले के। कांग्रेस की गारंटी क्या है, जान लीजिए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों का कर्ज माफ, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, 100 यूनिट बिजली माफ होगी, 200 यूनिट बिजली हाफ। और अब बीजेपी की गारंटी, हर वर्ग का करेंगे विकास, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए, भ्रष्टाचारियों को भेजा जाएगा जेल, प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ विस्तारकों को जीत का मंत्र देते हुए भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी दी है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में गारंटी शब्द तेजी से सियासी पारा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि चुनाव को देखते हुए प्रदेश की जनता से 5 बातों को लेकर गारंटी दी और दूसरी तरफ कांग्रेस का इल्जाम है कि बीजेपी सरकार की तो अभी तक कोई गारंटी पूरी ही नहीं हुई। राहुल गांधी ने जो वादा किया था कर्ज माफी का, वो पूरे प्रदेश में पूरा हुआ है। 4 रोज पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की गारंटी का उपहास उड़ाया और आज करप्शन से ही आलिंगन कर उन्होंने जिन्हें वे भ्रष्ट कह रहे थे 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। जो लोग इनकम टैक्स और ईडी की गिरफ्त में थे, छगन भुजबल साहब जैसे तो जेल भी गए हैं लोग, वो आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद उनके वॉशिंग पाउडर से नहा लिए हैं। तो जहां गारंटी शब्द
प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि प्रदेश की जनता को किस राजनीतिक दल की गारंटी पसंद आती है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन सा फैक्टर चलेगा, इसको लेकर चर्चाएं जोर पर हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का के फैक्टर और डी फैक्टर यानी कि कमलनाथ फैक्टर, दिग्विजय सिंह फैक्टर दो बड़े फैक्टर हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो शिवराज फैक्टर एस फैक्टर, मोदी फैक्टर एम फैक्टर, इनकी चर्चा हो रही है। लेकिन एक जी फैक्टर है जो दोनों ही दल इस पर सवार होकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। जी फैक्टर है गारंटी फैक्टर। कांग्रेस ने कर्नाटक में इस फॉर्मूले को आजमाया, सत्ता हासिल की, यानी कि 5 गारंटियां हो, चाहे महिलाओं के लिए बात हो, गरीबों के लिए बात हो, या किसानों की बात हो, या हम बात करें कर्ज माफी की बात हो। तमाम तरह की घोषणाएं 5 गारंटियां कांग्रेस दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री भोपाल में आकर यह कह गए हैं कि बीजेपी की गारंटी है करप्शन पर चोट की। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो जी फैक्टर है ये कितना कारगर होगा और किसका जी फैक्टर जो है वो जनता उसे पसंद करेगी, किसके जी फैक्टर पर जनता मोहर लगाएगी, क्योंकि जिसके जी फैक्टर पर जनता मोहर लगाएगी सत्ता उसी के पास आती नजर आएगी। चलिए खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं। 2 तारीखें हैं, पहली है 23 जून और दूसरी है 2 जुलाई, और दोनों के बीच का फासला तकरीबन है 9 दिन, और दोनों ही घटनाएं हैं सियासी, दोनों ही घटनाएं बड़ी भी हैं। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई, और 2 जुलाई यानी कल शरद पवार के भतीजे अजित पवार अपने करीबी विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। देखिए अब डिप्टी सीएम वो बन चुके हैं, और इधर महाराष्ट्र में सियासी हलचल हुई तो धमक बिहार तक पहुंची और बयान यूपी से भी आए। बीजेपी का दावा है कि बिहार में जेडीयू में टूट होगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि सपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे में क्या सियासी ताना बाना होगा, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तेईस जून की तारीख थी जब विपक्षी एकता की मजबूत झलक दिखाने के लिए पटना में 15 दल जुटे थे। लेकिन 15 दिन भी नहीं गुजरे और विपक्ष में बिखराव की वो तस्वीर बन गई कि 1 2 नहीं 3 राज्यों में विपक्ष की गणित एकदम से उलझती नजर आ रही है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कैसे 2024 की सियासी लड़ाई के लिहाज से एनसीपी में टूट बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत ने कैसे बिहार और यूपी तक हवा बदलने के संकेत दिए हैं, ये भी आपको आज बताते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जो रविवार को अजित पवार के दांव के बाद चर्चा में है। ये बात सही है कि एनसीपी इस समय सत्ता में नहीं है, लेकिन शरद पवार और महाविकास अघाड़ी की ताकत बीजेपी के लिए महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। खुद शरद पवार ने ही पटना में विपक्षी दलों को एकजुट करने और बीजेपी से लड़ने को तैयारी की थी, लेकिन अजीत के एनडीए में शामिल होते ही समीकरण बदल गए। सबसे पहले महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को समझिए। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। अभी बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना से 40 विधायकों के साथ अलग हो गए थे। अब शिंदे गुट के कुल 44 विधायकों का सरकार को समर्थन। एनसीपी के पास 53 विधायक हैं। दावा है कि अजित पवार के साथ 40 विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया। ये समीकरण बता रहा है कि बीजेपी ने विधानसभा में कैसे अब खुद को मजबूत कर लिया है। आशंका इस बात की भी थी कि अगर शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आया तो सरकार गिरेगी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के साथ अजीत का बैकअप प्लान आ गया, जिसने विपक्ष की हवा बिगाड़ दी। महाराष्ट्र की सियासी हलचल जितनी अभी दिख रही है, इसका असर उतनी दूर तक माना जा रहा है। अगर महाराष्ट्र में लोकसभा के समीकरण देखें तो समझ आता है कि बीजेपी के साथ अजीत के आने से कैसे पार्टी ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। शरद पवार को उस गणित में उलझा दिया कि वो पार्टी बचाएं या विपक्षी एकता को मजबूत करें। महाराष्ट्र के नंबर गेम और कास्ट को बीजेपी अब कवर करती दिख रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। पिछली बार एनडीए ने 42 सीटें जीती थी।
बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 पर जीत हासिल की थी। अभी एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस साथ है। 2024 में बीजेपी महाराष्ट्र से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों में बीजेपी भारी है। शिंदे के साथ अजीत के आने से मजबूती मिली। जहां बीजेपी ताकतवर नहीं है, वहां मदद मिलेगी। विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र में ओबीसी 52%, मराठा 33% और 10% दलित हैं। बीजेपी की इन दोनों वर्गों में पकड़ मजबूत होगी। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती था, लेकिन पहले शिवसेना और अब एनसीपी की टूट ने बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है और ये सिलसिला दूसरे राज्यों में भी बढ़ता नजर आ रहा है। बात बिहार की करें, जहां 23 जून की बैठक में जो दल साथ थे, भीतर खाने अब उनमें ही दूरी दिख रही है। माना जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा तरजीह देने से नाराज है। बैठक के बाद ही तेजस्वी विदेश चले गए। उन्हें लगता था कि नीतीश को विपक्ष अपना चेहरा बनाएगा, वो दिल्ली जाएंगे और बिहार की सत्ता तेजस्वी संभालेंगे, लेकिन मामला उलट गया। तेजस्वी भी नाराज बताए जा रहे हैं। खुद जेडीयू में भी 23 की बैठक के बाद बंटवारा दिख रहा है। इस बात की भनक नीतीश कुमार को भी है और इसीलिए उन्होंने जेडीयू विधायकों के साथ बैठक की, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी और चिराग पासवान भी जेडीयू विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर रही है। महाराष्ट्र इशू नहीं, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो चुके हैं। बिहार में अब उनका राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है और जो विधायकों से मिल रहे हैं तो आधे विधायक को तो पता भी नहीं होगा कि वो बात क्या किए और डिसीजन क्या होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हैं और उनका तो मेमोरी लॉस भी है ना, तो इसलिए याद ही नहीं रहेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। डर लग रहा मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी में टूट के डर से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कई विधायक, कई सांसद दूसरे दलों के भी संपर्क में हैं। भाई उनके कई नेता तो हम ही लोगों के संपर्क में, तो डरते हैं मुख्यमंत्री जी। और जो लोग दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हमेशा ये डर सताता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने दूसरों की पार्टी को तोड़ा, अब उनको अपनी पार्टी टूटने का डर सता रहा है। बिहार में इन दोनों विपक्षी एकता की कवायदों के सेंटर में आरजेडी जेडीयू के साथ आने से बीजेपी का खेल फंसता नजर आ रहा था। पिछली बार बीजेपी ने यहाँ लोकसभा की 40 सीटों में से 39 सीटें जीती थी, लेकिन तब नीतीश साथ थे। लेकिन अब खेल बदला हुआ है। ऐसे में अगर जेडीयू में टूट हुई तो सीधे फायदा बीजेपी को मिलेगा। आपको समझाते हैं कि बिहार का सियासी समीकरण क्या कहता है। तो एक प्रदूषण सुना चर्चा कर रहा था कि बिहार में एमपी लोगों को तोड़ दिया था। एमपी को तो बिहार में से निकालो, बिहार कहाँ हिलता डुलता है, बोलेगा और बिहार से ही इनका सफाया होगा, होना तय। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने जीती 39 सीटें। 2019 में एनडीए को बिहार में 53.5% वोट मिला। बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 2019 में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 16 पर जीती थी। जेडीयू को 21.8% वोट प्राप्त हुए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बार महागठबंधन के साथ है। बिहार में मांझी नीतीश से चुनाव से पहले अलग हो चुके हैं, तो अब चिराग और बीजेपी के दावों ने इन बातों को हवा दे दी है कि जेडीयू में भी टूट हो सकती है। लेकिन असली चुनौती बीजेपी के सामने यूपी में है, जहां अगर सपा बसपा कांग्रेस साथ लड़ती है तो बीजेपी का गणित गड़बड़ा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने कई छोटे दलों को साथ लाकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। पार्टी ने न केवल सीटें बढ़ाई, बल्कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंध भी लगाई। लेकिन यूपी में भी विपक्ष में चुनाव से पहले हलचल देखने को मिल रही है। ओपी राजभर दावा कर रहे हैं कि सपा विधायक उनके संपर्क में हैं। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके
कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। वास्तविक एनसीपी तो शरद पवार जी के साथ है नहीं, वो अजीत पवार के साथ में है। अब जो भी नोटिस देने का काम करेंगे वो अजीत पवार करेंगे।